नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस, वेरियस टाइप ऑफ बिल फाइनेंस। तो डिफरेंट टाइप रहती हैं, बिल परचेज, बिल नेगोशिएशन एंड बिल डिस्काउंटिंग, ये सब चीजें इसमें शामिल रहती हैं। तो आपको सिंपल से एक चीज बता देता हूं, जो एक्सेप्टेंस की क्लोज रहती है दैट इज बेसिकली इन टर्म, जब हम यहां पर बिल परचेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिगार्डिंग द साइट बिल, यानी कि डिमांड बिल की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? डिमांड बिल की बात करते हैं। रिगार्डिंग कि जब हम यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल परचेज की बात करते हैं तो हम डिमांड बिल की बात करते हैं। डिमांड बिल क्या होता है? लाइकवाइज पर्सन ए यहां पर है ड्रॉर, अब तो ये याद होना चाहिए, अब तो इतनी बार रिपीट हो गया यहां पर, ये याद हो जाना चाहिए आपको। तो पर्सन ए है ड्रॉर, पर्सन बी है यहां पर ड्रॉई। अब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके दे दिया पर्सन ए को। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर आ गया, लेकिन ए को चाहिए पैसे, तो इसने यहां पर ये बिल जो था ये दे दिया यहां पर बैंक को, अपने लेटर से XYZ बैंक को दे दिया इसने, ठीक है। तो बैंक ने यहां पर ये बिल जो था इसे परचेज कर लिया। परचेज करने का मतलब क्या है कि ए ने ये बिल जो है ये एंडोर्स कर दिया होगा XYZ के नाम में। अब XYZ बैंक यहां पर क्या बन गया? एक लीगल ओनर बन गया, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। अगर आम वर्ड्स में कहें तो यहां पर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया बैंक, ठीक है। तो बैंक जो है अपनी फीस लेगा एंड यहां पर बिल को प्रेजेंट कर देगा पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि डिमांड बिल है तो यहां पर ये प्रेजेंट कर देगा किसके पास? बी के पास। तो जब भी हम डिमांड बिल के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज को बात करते हैं, बैंक को देना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज को परचेज करना कहते हैं। इसके केस में जब हम डिमांड बिल की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में? जब मैं बात करता हूं रिगार्डिंग द डिमांड बिल, तो डिमांड बिल के केस में स्पेसिफिकली मैं कहता हूं कि जो बैंक ने किया है, काम किया बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ, वो क्या है? परचेज किया है। वो क्या किया है? परचेज किया है। जब मैं यहां पर यूसेंस की बात करता हूं, तो यूसेंस के केस में बैंक जो है वो उसे बिल को डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट का मतलब कि बैंक जो है अपफ्रंट बेसिस पर अपना जो भी इंटरेस्ट टाइम पीरियड के लिए लेना है वो पहले ही डेबिट कर लेता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना अभी, सिर्फ और सिर्फ डिमांड बिल की तरफ ध्यान दीजिए अभी के लिए, कि डिमांड बिल के केस में हम क्या कहते हैं? उसे परचेज करना कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेज करना कहते हैं। सो बिल परचेज इज अंडर द डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। सो द फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज इमीडिएटली, तो यहां पर इसको तो लिक्विडिटी की जरूरत थी, इसको साथ के साथ पैसे दे दिए, इसको तो साथ के साथ लिक्विडिटी आ गई। अब यहां पर XYZ बैंक क्या बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। इसके पास कंसीडरेशन भी है, इसके पास पोजेशन भी है, ठीक है। तो यहां पर पोजेशन, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। अब अगर बी पैसे नहीं भी देता तो ये यहां पर लीगल ओनर है जो यहां पर सू कर सकता है, बी को, ए को सू कर सकता है, यानी कि इसका पैसा तो बाहर आएगा ही आएगा, ओके। The bank after purchasing the bill becomes a holder in due course of the bill and acquires right of ownership over the instrument. अब इसके पास right आ गए ownership के। Bill purchase facility is extended generally in case of bills payable on demand. तो bill purchase facility किसके केस में होती है? It is in the case of bills payable on demand. It is in the case of bills payable on demand. Next जो है that is regarding the bill discounting. Regarding the बिल डिस्काउंटिंग। नाउ बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है? देखिए इसी केस में देखिए, अब जो बिल यहां पर एक्सेप्ट किया था पर्सन बी ने, इसने कहा था कि जो पेमेंट मैं करूंगा ना, पेमेंट तो करूंगा 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब बैंक एक साथ से नहीं जा सकता, बैंक एक ही साथ यहां पर नहीं चला जाएगा, बैंक को 3 महीने वेट करनी पड़ेगी, यानी कि जितना भी ड्यू डेट में टाइम पीरियड पड़ा है उतना टाइम बैंक को वेट करनी पड़ेगी। रहेगा तो बैंक इसके केस में भी होल्डर इन ड्यू कोर्स ही रहेगा, तो बैंक इसके केस में भी होल्डर इन ड्यू कोर्स ही, लेकिन बैंक को यहां पर वेट करनी पड़ेगी जितना, जब तक ड्यू डेट यहां पर नहीं आती है। तो ड्यू डेट तक बैंक जो है वेट करेगा, उसके बाद बैंक यहां पर जाएगा। अब जितना टाइम बैंक ने वेट की उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो ये कस्टमर से चार्ज करेगा ना, तो यहां पर इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर और जो भी चार्जेस बैंक लेना चाहता है उन सभी को अपफ्रंट ही डेबिट कर लेगा। मान लीजिए 10 लाख का बिल था, 10 लाख का बिल था, बैंक ने अपने चार्जेस बना दिए 40,000, तो 9,60,000 तो यहां पर पे कर दिए जाएंगे। 9,60,000 बैंक ने पे कर दिए, 40,000 की अपनी कमीशन पहले ही कट कर ली एंड ड्यू डेट आने पर बिल को प्रेजेंट करते हुए यहां पर पेमेंट जो है बैंक को मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई, ओके। तो ये था रिगार्डिंग द बिल डिस्काउंटिंग, इट वॉज रिगार्डिंग द बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटिंग किसके केस में होती है? ये होती है यूसेंस बिल के केस में। किसके केस में होती है? यूसेंस बिल के केस में होती है।
Okay, the facility is extended by the banker when the bills exchange are payable after a particular period that is payable otherwise on demand, यानी कि डिमांड के ऊपर पेबल नहीं है, उसके अलावा जब पेबिलिटी बनती है यानी कि यूसेंस की बात कर रहे हैं तब यहां पर बिल डिस्काउंटिंग की जाती है। अब एक और टर्म होती है यहां पर जिसको हम डिस्काउंटिंग नहीं कहते बट वी से इट नेगोशिएशन, दैट इज बिल नेगोशिएशन। व्हाट इट इज? बिल नेगोशिएशन क्या होता है? व्हाट इज बिल नेगोशिएशन? देखिए एलसी के केस में हमने पढ़ा ना कि नेगोशिएट किया जाता है बिल को, एलसी के केस में हमने पढ़ा बिल को नेगोशिएट किया जाता है, दैट इज इट, उसी को हम बिल नेगोशिएशन कहते हैं। तो बिल परचेज होता है आपका किसके केस में? डिमांड बिल के केस में। डिस्काउंट होता है किसके केस में? यूसेंस बिल के केस में। नेगोशिएट होता है किसके केस में? एलसी के केस में। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहां पर टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, अदरवाइज आपको थ्योरी में और करके दिख जाएगा, तो यहां पर उसको समझना है कि किसको क्या चीज कहते हैं। Then after it is regarding the advance against bills for collection, advance against bills for collection, यानी कि मैंने यहां पर बिल्स को कलेक्शन के लिए भेज दिया लेकिन वहां पर मुझे एडवांस चाहिए। When the bank advances against the bills which are in course of collection, जिनको यहां पर कलेक्शन के लिए भेजा गया उसे हम क्या कहते हैं? The facility is known as advance against bills for collection। खास करके एलसी के केस में ना जब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं उसके केस में ये चीज की जाती है। लाइकवाइज मान लीजिए यहां पर है एक्सपोर्टर, एलसी की बात कर रहे हैं, यहां पर है एक्सपोर्टर, इसने शिपमेंट कर दी यहां पर, ठीक है, सब कुछ हो गया, शिपमेंट कर दी, इसने फर्दर जो बिल ऑफ लीडिंग वाला था इनको नेगोशिएट कर लिया विद द नेगोशिएटिंग बैंक। अब यहां पर एक्सेप्टेड बिल इसके पास आ गया, इसने डॉक्यूमेंट्स यहां पर प्रोवाइड कर दिए, ये चीज होगी। अब ये जो यहां पर इसके पास बिल आया, ठीक है, ये फर्दर इसने क्या कर दिया? यहां पर कलेक्शन के लिए भेज देना है। इसने क्या करना है? कुछ एक टाइम के बाद ये बिल जो होगा यहां पर ये कलेक्शन के लिए भेज देगा, यानी कि जब ड्यू डेट होगी तब ये कलेक्शन के लिए बिल को भेज देगा, यही चीज होगी। मान लीजिए 3 महीने का टाइम पीरियड था बिल का, तो 3 महीने बाद ये कलेक्शन के लिए भेज देगा। जब कलेक्शन के लिए भेज देगा तब भी इसको क्या चाहिए? एडवांस चाहिए ना, तब भी क्या चाहिए? यहां पर एक्सपोर्टर को तो एडवांस चाहिए, तो ये कलेक्शन के लिए खुद नहीं भेजेगा, ये कलेक्शन के लिए भेजेगा थ्रू इट्स बैंक। ये अपने बैंक के पास गया, बैंक को ये बिल दिया, बैंक को बिल देके बोला कि मुझे ये कलेक्शन कर दो, ठीक है, तो यहां पर बैंक उसको एडवांस दे देगा इन बिटवीन। इसने यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया, तो बैंक यहां पर क्या करेगा? इसको एडवांस दे देगा इसके अगेंस्ट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्शन के लिए भेज देगा, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्शन के लिए भेज देगा। तो ये सिनेरियो रहता है यहां पर। When the bank advances against the bills which are in course of collection, the facility is known as a advance against bills for collection. Advance against bills for collection. नेक्स्ट यहां पर है रिगार्डिंग द प्रिस्क्राइब्ड मार्जिन इज केप्ट बाय द बैंक एंड द अमाउंट इन कंसिडरेशन ऑफ दिस इज अलाउड टू द कस्टमर, यानी कि जो भी अमाउंट यहां पर बैंक के द्वारा दिया जाएगा एक्सपोर्टर को, वो एक मार्जिन अमाउंट को कट करने के बाद, लेट अस से कि 80% अमाउंट दे दिया, बाकी 20% अभी नहीं दिया, तो इस तरह से अमाउंट को कुछ ना कुछ रिटेन करके फिर दिया जाएगा। एंड फर्दर द बिल देयर आफ्टर इज सेंट फॉर कलेक्शन, उसके बाद जो बिल है वो कलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। एंड इन सभी केसेस में लीगल इफेक्ट क्या रहता है? व्हाट इज द लीगल इफेक्ट इन ऑल दीज केसेस? तो बैंक यहां पर इन सभी केसेस में क्या रहेगा? बैंक यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है इन सभी ही केसेस में। तो बैंक के पास लीगैलिटी के साथ ये चीज अवेलेबल रहती है कि बैंक जो है वो यहां पर लीगल ऑनर है। बैंक क्या है? लीगल ऑनर है, यानी कि हम ये कहें एप्रोप्रिएटली कहें तो बैंक यहां पर क्या है? बैंक पेई बन जाता है, बैंक पेई बन जाता है, पैसे लेने का हकदार बन जाता है। ओके, then it is drawee bills acceptance and bills co-acceptance facilities। सबसे पहले बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द ड्रॉइज बिल एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। ड्रॉइज बिल एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, सो व्हाट इज ड्रॉई? ड्रॉई कौन होता है? लाइकवाइज पर्सन ए ने तो क्या किया था? यहां पर बिल को ड्रॉ किया था, तो ये तो ड्रॉर था। पर्सन बी की बात कर रहे हैं जो कि यहां पर एक्सेप्टर बनने वाला है, यानी कि जिसके नाम में बिल का पहाड़ तोड़ा गया है, ड्रॉई, ठीक है। तो यहां पर बी क्या है? यहां पर हमारे पास ड्रॉई है, यानी कि जिसने बिल को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो पहली चीज क्या है रिगार्डिंग? इट इज रिगार्डिंग ड्रॉइज बिल्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। तो ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस फैसिलिटी के तहत जो बैंक है वो अग्री करता है कि वो ड्रॉर को पे करेगा, यानी कि बी की जगह पर जो यहां पर एक्सेप्टेंस होगी वो किसके द्वारा होगी? वो बी के बैंक के द्वारा होगी। वो किसके द्वारा होगी? बी के बैंक के द्वारा होगी। यानी कि
जब भी यहां पर ड्यू डेट आएगी इस बिल की, तो यहां पर ए इस बिल को प्रेजेंट करेगा किसके पास, XYZ बैंक के पास प्रेजेंट करेगा। XYZ बैंक इसकी पेमेंट भी यहां पर पेई को कर देगा, खुद ही कर देगा। बाद में इसकी रिकवरी जो है यहां पर बी से यानी कि ड्रॉर से लेगा, ड्रॉय से लेगा। ओके, यानी कि जो यहां पर एक्सेप्टेंस है वो किसकी है, एक्सेप्टेंस है यहां पर ड्रॉय के बैंक की। जो यहां पर पैसे हैं वो कौन पे करेगा, XYZ पे करेगा, यानी कि बैंक पे करेगा ड्यू डेट पर, एंड फर्दर बाद में उसकी रिकवरी कर लेगा किससे, ड्रॉय से यहां पर रिकवरी कर लेगा। ओके, तो द क्रेडिट फैसिलिटी इज नॉर्मली एक्सटेंडेड टू दोज बोरोअर्स जिनके पास वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो चला रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेट यहां पर दिया जाता है क्रेडिट का या फिर ओवरड्राफ्ट का। Next, it is regarding the bills co-acceptance facility. What is bills co-acceptance? Co-acceptance क्या होती है? Co-acceptance का मतलब होता है साथ साथ में एक्सेप्ट करेंगे, अकेला मैं नहीं भुगतूंगा, तुम भी साथ में भुगतोगे। तो यहां पर भी सिनेरियो तो वही है कि ए तो यहां पर ड्रॉर है, बी यहां पर ड्रॉय है जिसने एक्सेप्ट करना है, साथ में यहां पर XYZ बैंक है। तो बिल यहां पर दिया गया तो अकेला यहां पर बी नहीं एक्सेप्ट करेगा, अकेला XYZ बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा, जैसे हमने पहले केस में पढ़ा। तो यहां पर दोनों की को एक्सेप्टेंस होगी, दोनों यहां पर बिल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अंडर दिस फैसिलिटी बैंकर अंडरटेक्स अ जॉइंट लायबिलिटी अलोंग विद द बोरोअर एंड एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट विद द बोरोअर फॉर रीइंबर्समेंट। यानी कि ड्यू डेट के ऊपर जब ये बिल पेश किया जाएगा तो दोनों के ऊपर लायबिलिटी अभी कि दोनों ही यहां पर पेमेंट करने के लिए लायबल हैं। तो यहां पर पेमेंट जो है वो की जाएगी अंडर द को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, जहां पर आपस में क्या है, इनकी को एक्सेप्टेंस है। Is it clear? नेक्स्ट इज अ बिल फाइनेंस एंड लीगल पोजीशन। तो लीगल पोजीशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो बैंक है वो क्या रहता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। जब भी यहां पर बिल फाइनेंसिंग की जाएगी तो बैंक की लीगल पोजीशन क्या है, बैंक बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, बैंक बन जाएगा यहां पर पेई। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा बेटर रहता है, इसको पेमेंट मिलेगी। प्रायर जितनी भी पार्टीज है उन सभी को ये क्या कर सकता है, यहां पर सू कर सकता है बैंक। प्रायर जितनी भी पार्टीज हैं उन सभी को सू कर सकता है, एक्सेप्ट द केस ऑफ द माइनर। सिर्फ और सिर्फ माइनर को सू नहीं कर सकता, बाकी सभी पार्टी जो है उनको यहां पर सू किया जा सकता है। एंड फर्दर इट इज रिगार्डिंग लॉ रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जो हमने पढ़ा था रिगार्डिंग, जब हमने डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की बात करी थी, डॉक्यूमेंट्री नॉट क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री बिल की बात करी थी। तो डॉक्यूमेंट्री बिल में हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ यहां पर जो नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट है, लाइकवाइज बिल ऑफ लीडिंग है, लॉरी बिल है, रेलवे रिसिप्ट है या फिर एयरवे बिल है, ये भी साथ में यहां पर रह जाते हैं। तो जो आपके पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, एसओजी है, या फिर बिल ऑफ लीडिंग एक्ट है, वो एक्ट कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स वो हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्स का जो टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ऑनरशिप जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग होगा, नेगोशिएबल बिल ऑफ लीडिंग होगा, वही पोर्ट के ऊपर उन गुड्स का क्या होगा, अधिकारी होगा, यानी कि ऑनरशिप उसके पास रहेगी। तो उनके बैंक के नाम में क्योंकि एंडोर्स्ड है, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ ये अगर बिल ऑफ लीडिंग भी बैंक के नाम में यहां पर क्या है, एंडोर्स्ड है, बैंक के नाम में ये भी यहां पर एंडोर्स्ड है, तो उसके केस में बैंक इसका भी तो अधिकारी हुआ ना, बैंक इसका भी ऑनर हुआ, बैंक के पास इसकी भी क्या हुई, ऑनरशिप हुई। दैट इज व्हाट इज सेड ओवर हियर। सो दैट वुड बी रिगार्डिंग इट। अब उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ द ड्यू डेट। लेकिन कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर करवाना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द काइट फ्लाइंग। दैट इज रिगार्डिंग द काइट फ्लाइंग। तो ये टॉपिक्स ना आपके मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग में भी ये टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो काइट फ्लाइंग कह लीजिए या फिर हम इसे कहते हैं अकोमोडेशन बिल्स। तो अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या है, कोई आपस में ट्रेड नहीं हुआ, लाइकवाइज पर्सन ए है यहां पर, पर्सन ए है यहां पर ड्रॉर एंड पर्सन बी है यहां पर ड्रॉई, आपस में कोई ट्रेड नहीं हुआ, लेन देन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ए ने बिल को ड्रॉ कर दिया, बी ने बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये यहां पर क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया। अब ये ए जो है ये बिल को लेकर पहुंच गया अपने बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक की नजर में तो ये ना कि आपस में इनका लेन देन हुआ है, आपस में इनका लेन देन हुआ है, ठीक है। तो उसके केस में XYZ जो है यहां पर इसको फाइनेंस दे सकता है,
यानी कि ड्यू डेट के ऊपर क्या होगा, ड्यू डेट के ऊपर जो बी है वो पेमेंट करेगा किसको, बैंक को। तो यहां पर ए को क्या मिल गया, एडवांस मिल गया, जिसको आपस में ये शेयर कर सकते हैं। लाइकवाइज मान लीजिए 1 करोड़ का बिल ड्रॉ कर दिया, 1 करोड़ के बिल के पीछे यहां पर 80 लाख रुपीज का जो लोन था वो ए को मिल गया, 80 लाख रुपीज का जो लोन था वो ए को मिल गया। अब ए जो है यहां पर बी के साथ इसको यहां पर आपस में बांट लेगा, जिस जिस तरह से यहां पर रेशो में इन्होंने लोन को बांटा है उसी रेशो के ऊपर यहां पर ये आपस में इंटरेस्ट को भी डिवाइड कर लेंगे, आपस में इंटरेस्ट को भी डिवाइड कर लेंगे एंड अल्टीमेटली टाइम आने पर बैंक को पैसा इसका वापस कर देंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज अकोमोडेशन बिल। इसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन बिल कहते हैं। यानी कि आपस में कोई लेन देन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर बिल को ड्रॉ किया गया। दैट इज व्हाट, दैट इज अकोमोडेशन बिल एंड फर्दर इसको काइट फ्लाइंग भी कहते हैं। ओके, एक और लास्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। अब ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में देखिएगा, खास करके जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में पर्टिकुलरली बात करते हैं यूसेंस बिल की, यूसेंस बिल की, तो यहां पर कई एक सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो हो सकता है कि यूसेंस बिल के केस में एक फिक्स्ड डेट रखी गई हो। लाइकवाइज मान लीजिए आज की डेट में बिल ड्रॉ किया कि 31 दिसंबर 2020 को ये बिल जो है ये यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। तो उसके केस में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता। लेकिन अदरवाइज यहां पर अगर मान लीजिए कोई टाइम पीरियड दे दिया कि 3 महीने बाद बिल ड्यू होगा, तो कोई फिक्स्ड डेट तो नहीं है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड डेट। तो ये यहां पर कोई भी फिक्स्ड डेट तो नहीं है, तो इसके केस में आपको ग्रेस पीरियड देना होता है। ग्रेस पीरियड यहां पर देना होता है 3 डेज का, 3 वर्किंग डेज का ग्रेस पीरियड यहां पर देना होता है। इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर होगी यहां पर। ओके, एंड फर्दर अगर आपके पास डेफर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेफर्ड है, ठीक है, डेफर्ड का मतलब रहता है कि कई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए गए हैं अंडर द सेम अग्रीमेंट, सेम कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा। 3 दिन का ग्रेस पीरियड हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए देना पड़ेगा। So while calculating the due date, 3 days of grace are required to be added। 3 दिन ग्रेस के भी ऐड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 22 ऑफ द NI एक्ट, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द NI एक्ट। एंड फर्दर इफ द ड्रॉअर हैज ऑलरेडी मेंशन्ड द ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट ऑलरेडी कैलकुलेट की गई है, तो उसके केस में नहीं देना। लाइकवाइज एक फिक्स डेट लिख दी तो उसके केस में ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। लाइकवाइज अगर पहले लिख दिया कि 31 दिसंबर को आपने पेमेंट करनी है, तो ये नहीं कि 31 में भी 3 दिन जोड़ देंगे, तब नहीं ऐड करेंगे। अगर एक लमसम लिख दिया गया, लाइकवाइज 3 महीने का टाइम पीरियड लिख दिया, ठीक है, तो उसके केस में यहां पर ग्रेस पीरियड जो है वो ऐड किया जाएगा। एंड फर्दर जो आपके पास कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, चाहे वो भी आपके पास यूसेंस प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन उनके केस में यहां पर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी ड्यू डेट जो है ऑलरेडी ड्रॉअर कैलकुलेट करता है। उनकी डेट ऑलरेडी जो ड्रॉअर है वो कैलकुलेट करता है। अब क्या क्या प्रिंसिपल है ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के? इट इज रिगार्डिंग इफ द यूसेंस पीरियड इज मेंशन्ड इन कंप्लीट मंथ्स। अगर यूसेंस पीरियड जो है दैट इज मेंशन्ड इन कंप्लीट मंथ्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट, कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द कंसर्न्ड मंथ इज टू बी टेकन। कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीरियड लेना है वो लेना है। लाइकवाइज मान लीजिए अगर कहा जाता है बिल में कि 3 महीने का समय है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहां पर हमने शुरू किया ना रिगार्डिंग 31 दिसंबर को एक बिल ड्रॉ किया गया, 31 दिसंबर को एक बिल ड्रॉ किया गया एंड लेट अस से इट वाज 2 महीने का यहां पर यूसेंस पीरियड दिया गया। कितना? 2 महीने का यूसेंस पीरियड दिया गया। तो फर्स्ट मंथ खत्म हुआ 31 जनवरी को एंड अब सेकंड जो डेट बनती है दैट इज 31 फरवरी। लेकिन 31 फरवरी एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं करती। तो लेट अस से लीप ईयर नहीं था, तो लीप ईयर नहीं था, तो 28 जो फरवरी होगी दैट वुड बी द लास्ट डेट। तो ये यहां पर हमारे पास लास्ट डे बनेगा। अब इसमें यहां पर 3 दिन का और ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहां पर 3 दिन का और ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। यानी कि अगर यहां पर कंप्लीट मंथ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ की जो पर्टिकुलर डेट होगी उसी को कंसीडर करेंगे, प्लस उसमें 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड है वो दिया जाएगा। एंड फर्दर अगर कंसर्न डेट इज नॉट अवेलेबल एज इट वाज ओवर हियर कि 31 फरवरी तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो यहां पर जो लास्ट डे ऑफ मंथ है उसे हमने क्या कर लिया था? कंसीडर कर लिया था। Okay, then it is regarding if the bill drawn in days, then while calculating the due date, first day is to be excluded and the last day is to be included. Likewise मान लीजिए अगर डे यहां पर इंक्लूड किया गया for 10 days, 10 दिन का समय दिया गया यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, एंड 11th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है,
11th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 11 जनवरी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद के 10 दिन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद के 10 दिन को कैलकुलेट करेंगे, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो 21 जो होगी यहां पर उसे इंक्लूड करेंगे, एंड यहां पर 21 प्लस 3 डेज करते हुए 24 को यहां पर हमारे पास रहेगा, 24 को हमारे पास रहेगा। एंड इन केस अगर आपके पास जिस दिन मैच्योरिटी डेट है वो पब्लिक हॉलीडे है या फिर संडे है, तो जो बिल है दैट वुड बी ऑन द लास्ट डे, और दैट वुड बी ऑन द प्रीवियस डे एक्चुअली, तो वो पिछले दिन को यहां पर उसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहां पर एनआई एक्ट के तहत यहां पर पब्लिक हॉलीडे सेक्शन 25 में डिक्लेयर किए जाते हैं। Okay, if the maturity date falls on public holiday Sunday, the bill will become payable on next preceding business day. On next preceding business day. Okay. So this would be regarding this video, friends. आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। I hope you would have liked the video. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।